ही डिस्कस कर रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक जो है वो हमने डिस्कस जो किया हुआ है वो चीज़ें हैं कि डेप्रिसिएशन का मेथड जो है वो कौन कौन से हैं और किस मेथड को कब यूज़ करना चाहिए। और इसी के साथ हमने ये चेक किया कि किसी एसेट की जो कॉस्ट है उसे अगर डिटरमिन करना हो कि एसेट की कॉस्ट कितनी है वो कैसे किया जा सकता है, तो ये डिस्कस हुआ। अच्छा, इसी के साथ जो है वो कह लीजिए कि हमने फिर नेक्स्ट डिस्कस किया कि एसेट की कॉस्ट के अलावा जो हमारे पास कह लीजिए कि इसके डिफरेंट इश्यूज जो आ सकते थे वो हमारे पास में क्या आ रहा था कि अगर देखा जाए कि सैल्वेज वैल्यू है वो कैसे डिटरमिन होती है, कि किसी एसेट की सैल्वेज वैल्यू को अगर देखा जाए तो वो अगर फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या वे आउट है। अच्छा जी, इसी तरह जो है वो हमने कह लीजिए कि डिफरेंट रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर सो ऑन जो भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं वो आपके साथ पहले कह लीजिए कि वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक जो है जो कह लीजिए कि हम डिस्कस करेंगे इस डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो जो हमारे पास नया कह लीजिए कि टॉपिक है उसको हम कहते हैं कि डिस्पोजल सॉरी रिवीजन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड्स, कि अगर हमें एसेट को यूज़ करते हुए अपने किसी मेथड को रिवाइज करना पड़े या डेप्रिसिएशन का जो रेट है उसे रिवाइज करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं प्लीज़। टॉपिक हमारा मेन है डेप्रिसिएशन, उसी में सब टॉपिक आ रहा है कि अगर हम अपना डेप्रिसिएशन का जो रेट है इसे रिवाइज करना चाहें तो उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं और कैसे रिवाइज किया जा सकता है, ये चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये बात की थी कि डेप्रिसिएशन जो होता है ये एक एस्टिमेट होता है। क्यों एस्टिमेट की अमाउंट होती है? इसलिए कि हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करते वक्त एक तो ये जो लाइफ यूज़ करते थे वो हमने कहा था कि एस्टिमेट होती है, क्योंकि जो एग्जैक्ट लाइफ है एसेट की वो जब तक के एसेट यूज़ नहीं हो जाता तब तक हम नहीं बता सकते। हम क्या कर सकते थे, हम एसेट की लाइफ को एस्टिमेट ही कर सकते हैं कि एसेट की लाइफ कितनी है। इसी तरह जो सैल्वेज वैल्यू है वो भी एक एस्टिमेशन होता था। तो चूंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने में सैल्वेज वैल्यू और लाइफ जो थी ये दोनों फैक्टर ऐसे थे जो कि हम एस्टिमेट करते थे, तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट होती थी वो भी एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती थी। लेकिन एट टाइम ये होता है कि हमने इनिशियल एस्टिमेट लाइफ का जो लगाया हो या सैल्वेज वैल्यू का जो एस्टिमेट हो वो कोई और हो और लेटर ऑन वो चेंज हो जाए, क्योंकि बाद में आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली। तो वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो सैल्वेज वैल्यू के बारे में या यूजफुल लाइफ के बारे में हो सकती है। आपने हो सकता है कि जो एसेट पहले परचेज किया हो उसकी लाइफ 10 ईयर्स आपके माइंड में हो और फिर उसी एसेट को जब आपने 1 या 2 साल यूज़ किया तो आपको कुछ मज़ीद क्लैरिटी मिली, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हुई, तो उसकी वजह से एसेट की जो लाइफ है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी तरह हो सकता है कि सैल्वेज वैल्यू आपने शुरू में एस्टिमेट की हो 1 लाख रुपए, तो एसेट को यूज़ करने के बाद आपको आइडिया हुआ, पता चला 2-3 साल यूज़ करने के बाद कि वो उसकी सैलवेज वैल्यू 1 लाख नहीं है, वो ज़्यादा या कम है। तो अब चूंकि एसेट की लाइफ चेंज हो गई या सैलवेज वैल्यू चेंज हो गई या दोनों में से कोई एक फैक्टर या दोनों चेंज हो गए, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करते वक्त अगर आप रिकॉल करें सैलवेज वैल्यू और यूजफुल लाइफ ये दोनों फैक्टर यूज होते हैं। अब अगर ये दोनों में से कोई एक या दोनों ही चेंज हो जाए तो फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे ये है क्वेश्चन राइज होता कि हमें क्या फिर ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज कर देनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए जी, ताकि यूजर्स को फेयर पिक्चर, क्लियर पिक्चर जो है वो बिजनेस की पोर्ट्रे हो सके। दूसरी चीज़ ये कि मैचिंग प्रिंसिपल की वायलेशन ना हो, क्योंकि जिस ईयर का रेवेन्यू सॉरी जिस ईयर का एक्सपेंस है उसे उसी ईयर के रेवेन्यू के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए। अब अगर अमाउंट डेप्रिसिएशन की लाइफ या सैल्वेज वैल्यू के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट अगर चेंज हो रही है किस वजह से, लाइफ के चेंज होने की वजह से या सैल्वेज वैल्यू के चेंज होने की वजह से, तो उसकी वजह से अमाउंट हो सकता है आपकी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए।
तो मैचिंग प्रिंसिपल तो ये कहता है कि जिस पीरियड का जितना आपका एक्सपेंस है उसको उसी पीरियड के साथ उतना ही कंपेयर किया जाए, मैच किया जाए। अब अगर अमाउंट आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखी जानी चाहिए, और अगर अमाउंट कम है तो कम रिकॉर्ड होनी चाहिए। रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी यही कहता था। दूसरी बात ये कि ये तो हमने यहाँ पे देखा कि हम ऐसा कर सकते हैं और किया जाना चाहिए ताकि यूजर्स को फेयर पिक्चर बिजनेस की मिल सके, ताकि रियलाइजेशन और मैचिंग प्रिंसिपल की वायलेशन ना हो। इसके साथ साथ ये बात माइंड में रखिए कि जब हमने ये मेथड या रेट डेप्रिसिएशन का रिवाइज करना हो तो इसको फिर डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंडर डिस्क्लोज भी करना होता है, ताकि जो यूजर्स हैं उन्हें आइडिया हो सके कि हम जो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो बेस बना रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में, वो अगर चेंज हो रही है तो उसके चेंज होने की रीज़न क्या है। तो सिंपली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंडर डिस्क्लोज करना होगा हमें, अगर हमें डेप्रिसिएशन के रेट्स को रिवाइज करना पड़ जाए। डेप्रिसिएशन का रेट भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है और मेथड भी। समटाइम ये भी हो सकता है ना कि आपको मेथड 1 या 2 साल यूज करने के बाद आइडिया हुआ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, रादर डबल डिक्लाइन है, या डबल डिक्लाइन नहीं है, रादर स्ट्रेट लाइन है। जैसा कि हमने इससे पहले एक वीडियो जिसमें स्विच करना डबल डिक्लाइन से स्ट्रेट लाइन की तरफ वो सीखा था, तो वहां पर वो पॉसिबल भी है। अब यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि मेथड स्विच नहीं कर रहे, रादर रेट को जो है वो चेंज किया जा रहा है। तो अभी तक जितनी डिस्कशन हमारी हुई है उसको अगर मैं सम अप करूँ तो हमने ये बात की है कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है ये एक एस्टिमेट होता है, और ये एस्टिमेट क्यों अमाउंट होती है, क्योंकि आप लाइफ भी एस्टिमेट करते हैं और रेसिडुअल वैल्यू को भी एस्टिमेट करते हैं। तो अगर ये दोनों एस्टिमेशन के फैक्टर ही चेंज हो जाएं, लाइफ या सैल्वेज वैल्यू, तो डेफिनेटली अमाउंट भी चेंज होनी है। तो अमाउंट न्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो आप थोड़ी देर तक सीखते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये कि जब ये बात कर रहा था कि न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो नई इन्फॉर्मेशन मिलनी है, ये कौन कौन सी नई इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि एसेट के बारे में हम कह रहे हैं लाइफ चेंज हो गई या सैलरी वैल्यू। तो हो सकता है कि आपको जो मैनेजमेंट है उसने ये बताया कि हमने इनिशियल एस्टिमेट किया था कि एसेट ज्यादा यूज होगा या एसेट ज्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा, तो ज्यादा एक्सपेंस होना चाहिए। तो इसलिए हो सकता है कि आपने उस वक्त इसकी लाइफ कम एस्टिमेट जो है वो वहां पर लेके चले हो। इसी तरह हो सकता है आपने कहा हो कि एसेट फिजिकली ज्यादा तेजी से डिटेरियोरेट हो जाएगा, तो हो सकता है फिजिकल वियर एंड टियर एसेट की उतनी ज्यादा ना हुई हो जितनी आप एस्टिमेट कर रहे हो। तो इसलिए शुरू में हो सकता है कि फिजिकल डिटेरियोरेशन जो है वो आपने कहा था कि 10 इयर्स तक जो है ये एसेट चलेगा, लेकिन हुआ ये कि वो जरा कम रेट से फिजिकली डिटेरियोरेट हुआ या वियर एंड टियर उसकी हुई। तो अब हो सकता है कि 10 की बजाय 15 ईयर लाइफ हो। तो एक ये फैक्टर हो सकता है। अब दूसरा फैक्टर मैंने कहा कि आपने एस्टिमेट लगाया था कि एसेट ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो ज़्यादा डेप्रिसिएट होना चाहिए। थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है कि हमने कहा कि टेक्नोलॉजी नई इन्वेंट हो सकती है। अब न्यू टेक्नोलॉजी जो इन्वेंट हो सकती थी वो हमने ज़्यादा रेट उसकी वजह से रख लिया। हमने कहा कि नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्द इमर्ज हो जाएगी, तो लेकिन हुआ ये कि न्यू टेक्नोलॉजी में जो इन्वेंट होना है या जो चेंज आना है वो उतना चेंज जल्दी नहीं आया। तो ये रीजंस हो सकती हैं। तो एक तो एसेट का फिजिकली वेयर एंड टेयर होना कम, एसेट रेवेन्यू में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो, और न्यू मशीन या न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट ना हो, यानी कि ऑब्सोलेंस का फैक्टर हम ज़्यादा समझ रहे थे जबकि वो कम था। तो ये इंफॉर्मेशन बाद में आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आपको अपने रेट चेंज करना पड़े। अब अगर रेट चेंज करना है तो कैसे किए जा सकते हैं ये रेट चेंज, इसका फार्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है जी। हम पहले फार्मूला जो यूज करते थे उसमें वर्ड यूज करते थे क्या? कॉस्ट। अब मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू अगर आप रिकॉल करें, हमने क्या कहा था? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सपोज कर लीजिए कि आपको 3 साल के बाद पता चला कि मुझे डेप्रिसिएशन का रेट रिवाइज करना चाहिए। तो आफ्टर 3 इयर्स आपको ये पता चल रहा है
तो 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड कर चुके होंगे, तो 3 इयर्स की जो अमाउंट होगी डेप्रिसिएशन की वो कहलाएगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट जो भी अमाउंट हो कॉस्ट की उसमें से 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी वो आपके पास बुक वैल्यू होगी। और माइनस क्या करना होता है उसमें से, रिवाइज्ड सैल्वेज वैल्यू। जो भी सैल्वेज वैल्यू आपकी नई है जो रिवाइज होकर आपको मिली है वो आप यहाँ यूज़ कर लेंगे, और इसी तरह डिवाइड कर देंगे किस पे, रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। तो सिंपली पहले हम लिखते थे सैल्वेज वैल्यू, एस्टिमेट सैल्वेज वैल्यू, अब लिख रहे हैं रिवाइज्ड, यानी कि न्यू सैल्वेज वैल्यू, और इस तरह न्यू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सपोज कर ले लाइफ एसेट की 10 इयर्स थी, 3 साल यूज हो चुका था एसेट, और आपको 3 इयर्स के बाद पता चला कि एसेट की लाइफ जो है वो 10 की बजाय 15 इयर्स है, तो अब रिमेनिंग लाइफ जो है वो 15 में से 3 यूज हो चुकी है, तो वो 12 होगी। तो इसलिए 15 माइनस 3 12 ईयर जो है वो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाता। तो इसलिए न्यू सैल्वेज वैल्यू और जो न्यू लाइफ है रिमेनिंग वो आप यूज़ करेंगे फार्मूला में। हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में से ही पिक किया गया है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 9.6। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये क्वेश्चन में वहाँ पर है क्या है। क्वेश्चन आपको बेसिकली जब आप वहाँ देखते हैं तो वो आपको ये कहता है कि आपके पास एक मशीन है जो कि आपने परचेज की है $90,000 की। ठीक है, 2007 में परचेज हुई है मशीन और $90,000 कॉस्ट है। सैल्वेज वैल्यू इस एसेट की है 18,000 और लाइफ इस एसेट की थी 12 इयर्स। ये इसके पास क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। फिर आपको आगे चलकर मजीद कहता है कि 2011 में चलकर इस बिजनेस को कुछ इंफॉर्मेशन मिली, आइडिया हुआ, मैनेजमेंट को कह लीजिए कि ये पिक्चर मिली कि ये एसेट जो हम यूज़ कर रहे हैं इसकी लाइफ 12 इयर्स नहीं है, रादर 20 इयर्स है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया क्वेश्चन में कि इसकी जो सैल्वेज वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपकी बुक में 9.6, इसमें इंफॉर्मेशन क्या है कि एक एसेट है जिसकी कॉस्ट 90 है, सैल्वेज वैल्यू 18,000 है, लाइफ उसकी 12 ईयर है, और यही लाइफ उन्होंने आगे चलकर कहा कि 2011 में चलकर पता चलता है कि ये लाइफ इसकी 12 की बजाय 20 ईयर्स है। तो चूंकि उसने कहा वहां पर कि 20 ईयर्स है, इसलिए हम न्यू लाइफ जो इसकी है वो 20 ईयर्स अज्यूम करेंगे क्वेश्चन में। सैल्वेज वैल्यू उसने कहा कि चेंज नहीं हो रही, तो सैल्वेज वैल्यू हमारी 18,000 ही होगी। तो क्वेश्चन का डाटा मैंने बता दिया। साथ एक बात उन्होंने ये भी की थी क्वेश्चन में कि ये मशीन परचेज हुई है 2007 में, तो और 2011 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से पहले इन्हें पता चला कि एसेट की लाइफ जो है वो 12 नहीं है, रादर 20 ईयर्स है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 2 है वहाँ पर। एक रिक्वायरमेंट है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ये लाइफ चेंज हुई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, फैक्टर आपके पास क्या हो सकते हैं, ऑब्सोलेंस का फैक्टर हो सकता है, फिजिकल वेयर एंड टीयर का हो सकता है, या एसेट जो आपकी नीड थी वो कह लीजिए कि अभी स्टिल फुलफिल करने की कैपेसिटी रखता हो। तो ये फैक्टर आपके पास हो सकते थे कि हमें रिवाइज क्यों करना पड़ रहा है इसकी लाइफ को। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हम इस डाटा की बेस पर जनरल एंट्रीज जो हैं वो रिकॉर्ड करें। तो प्लीज़ जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने से पहले सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस जो कि आगे चलकर हमें यूज़ करना होगी जनरल एंट्रीज में, उनको समझ लें तो हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रा इजी हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कि अगर पुरानी वाली वैल्यूज़ को, एसेट की लाइफ को रिवाइज करने से पहले अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ती तो कैसे करते हैं। यानी कि अगर लाइफ रिवाइज ना हुई हो तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्या होगा। मेथड है स्ट्रेट लाइन का, तो फार्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, कॉस्ट कितनी है 90, ये देखिए 90 लिखा हुआ है, माइनस सैल्वेज वैल्यू वो 18,000 क्वेश्चन में बताया हुआ है उसने। इसी तरह एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 12 ईयर्स, ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ है।
तो आप 90 में से 18 माइनस करते हैं तो 72,000 आंसर आता है। इस 72 में से अगर आप 72 को डिवाइड कर दें 12 पे तो आंसर आ रहा है 6,000। यानी कि जब तक लाइफ रिवाइज ना हो तो उस वक्त तक हर साल 6,000 डेप्रिसिएशन का चार्ज इनकम स्टेटमेंट जो है वो शो करेगी। इनकम स्टेटमेंट में हर साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना शो होगा जी? $6,000, जब तक ये नंबर ऑफ ईयर्स चेंज ना हो। तो कब तक चेंज नहीं हो रहे? 2007 से लेकर 10 तक चेंज नहीं हो रहे। तो 7 में भी 6,000, 8 में भी 6,000, 9 में भी 6,000 और 10 में भी 6,000। तो 7 से 10 ये 4 ईयर्स बनते हैं। इट मीन्स इन 4 ईयर्स में हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की गई 6,000। तो 4 ईयर्स की कितनी बन गई? 24,000। अब हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस मशीन के रेलेवेंट कितनी है? $24,000। अब देखते हैं जब लाइफ चेंज होती है तो अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे की जाएगी। किस ईयर में लाइफ चेंज हो रही है, रिवाइज हो रही है? 2011 में। कितनी लाइफ एस्टिमेट की जा रही है 11 में चलकर? 20 ईयर्स। अब 20 में से कितने ईयर्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है? 4 ईयर्स की। 7, 8, 9 और 10। 7 से 10 होना ये 4 ईयर है। तो 4 ईयर की जो लाइफ है ये एसेट अपनी कंप्लीट कर चुका है। टोटल कितनी एस्टिमेट की गई है 11 में चलकर? 20। तो 20 में से 4 माइनस कर दिया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 2011 से ऑनवर्ड कितनी चलेगी? 16 ईयर। ये तो मैंने लाइफ का बता दिया। दूसरी बात, अगर आप रिकॉल करें, थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हमें बुक वैल्यू यूज करना होती है। तो ये 66,000 बुक वैल्यू है। मैं थोड़ा सा दोबारा आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पर फार्मूला क्या था रिवाइज जब करते थे डेप्रिसिएशन के रेट्स को। तो फार्मूला यही था ना, बुक वैल्यू माइनस रिवाइज सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, वो तो 18,000 ही है। लाइफ चेंज हो रही है, ये 16 आया, ये भी हमने समझ लिया। तो 16 भी समझ लिया। सैल्वेज वैल्यू जो है ये चेंज नहीं हो रही, ये 18,000 ही है। बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू मैंने कहा था किसके इक्वल है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस केस में कितने ईयर्स की मिल सकती है? 4 ईयर्स की। एक साल की 6,000 थी तो कॉस्ट 90 थी। तो 90 में से 24 माइनस करेंगे तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे जरा। ये देखें, ये 66,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000। ये आंसर आ रहा है 66,000। यही 66,000 आपके लिए 2011 की ओपनिंग बुक वैल्यू कहलाएगा। तो यही 66,000 यहाँ बुक वैल्यू के तौर पर यूज हुआ, माइनस एस्टिमेटेड रिवाइज्ड सैल्वेज वैल्यू, वो 18 ही है, हमने 18 लिख दिया। और इसी तरह रिवाइज्ड एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 16 बची है। रिमेनिंग लाइफ लेनी है जी, टोटल 20 थी। चूंकि इसमें से 4 ईयर्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है, इसलिए 20 में से 4 माइनस करना पड़ा हमें। तो खैर जब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो हमें एक साल की डेप्रिसिएशन यहाँ कितनी मिली? 3,000। अब हर साल 2011 से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी $3,000। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कि इस इंफॉर्मेशन को जनरल एंट्रीज की फॉर्म में रिकॉर्ड करें, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। क्योंकि उसने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करें, तो उसमें सबसे पहला ऑर्डर क्या आएगा? परचेज करने का। तो आप देख सकते हैं जनवरी 11 को इसकी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की गई परचेज करने की है। आप परचेज किया गया था एसेट। आपको याद होगा ये डेबिट क्रेडिट के रूल हमने पहले पढ़े हुए हैं, दोबारा डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। सिर्फ रिकॉल करने के लिए आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ कि एसेट्स का इंक्रीज डेबिट था और डिक्रीज क्या था? क्रेडिट। एसेट परचेज हुआ है मशीन, तो मशीनरी देखिए डेबिट हो रही है, और एसेट डिक्रीज हो रहा है कैश क्योंकि पे हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है।
तो खैर सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो मशीन डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है 90,000 से, चूँकि कॉस्ट 90 थी। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी होगी। सेकंड है इसकी डेप्रिसिएशन उसी ईयर में रिकॉर्ड करने की, इस मशीन के रेलिवेंट कि जब इसके 12 मंथ कंप्लीट होते हैं वो दिसंबर 31 पे है, तो डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन होती क्या थी, अगर आपको रिकॉल करना आसान हो या अगर आप कर सकें, तो वो थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता था और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट था। जिस अकाउंट की होती है वो साथ मेंशन करना होता है, वो टाइटल साथ मशीनरी है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी क्रेडिट। ये देखिए अमाउंट 6000 है, क्योंकि 2007 में जो अगर देखा जाए अमाउंट वो 6000 हमने कहा। अब यही 6007 में अमाउंट आएगी, तो ट्रांजैक्शन ये आ गई। अब यही ट्रांजैक्शन सेम, यही ट्रांजैक्शन 2008 में रिपीट होगी, 9 में भी यही रिपीट होगी, 10 में भी यही रिपीट होगी। ठीक है, यहाँ पे ईयर गलत मेंशन है जी, ये किसी और बुक का एडिशन शो कर रहा है। मेरे पास जो बुक है वहाँ पर 2007 से 11 की बात कर रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर 7, 8, 9, 10 की बात कर रहा हूँ। तो जो आपके पास बुक में ईयर्स मेंशन हो आप वो वाले यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सिंपली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मशीनरी क्रेडिट। फाइन। अभी मैंने कहा कि यही अमाउंट 6000 और यही ट्रांजैक्शन 7, 8, 9, 10 इन 4 इयर्स में यही सेम ट्रांजैक्शन रिपीट होती रहेगी। चेंज किस ईयर में आ रहा है? चेंज आ रहा है 2011 में। तो जिस ईयर में चेंज आ रहा है वहां सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगी। ये अमाउंट 3000 कैसे कैलकुलेट हुई है? ये जो रिवाइज किया गया रेट को उसके अंडर ये कैलकुलेट हुई है। इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने ये कैलकुलेशन देखी है। अब ट्रांजैक्शन इसकी भी वही होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीनरी के टाइटल से और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी क्रेडिट 3000 से। तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड था कि शुरू से लेकर एंड तक जो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई थी उसमें हम यही पॉसिबल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते थे, जैसा कि आपके सामने। तो ये परचेज करने की है, ये डेप्रिसिएशन के रेट को चेंज करने से पहले की, यहाँ पे सिर्फ 2 ईयर की शो की गई है, आप यहाँ पर 4 ईयर की शो करेंगे, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की और फिर 11 की भी यहाँ पर ये 3000 की अमाउंट जो है ये शो करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन शो करना पड़ेंगे आपको, जो कि 2009 और 10 की होगी। अमाउंट भी यही होगी, ट्रांजैक्शन भी यही होगी, सिर्फ डेट चेंज होगी, टाइम चेंज होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा जी। इस लेक्चर की हद तक सिर्फ इतना ही काफ़ी है जी। तो बाकी जो हमारी नया टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें हमारी जो चीज़ें डिस्कस होंगी इंशाल्लाह वो डेप्रिसिएशन के रिलेटेड जो डिस्पोज ऑफ करना पड़े हमें एसेट्स को, तो वो होता है जी। तो टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।